चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि दो लाइंस के कोप्लैनरिटी को चेक करने के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है और क्या कॉन्सेप्ट है। दो लाइंस हैं, उन्हें चेक करना है कि वो एक प्लेन पर लाई करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, आपको बच्चों याद होगा कि हमने एक बार वेक्टर की डिस्कशन में बताया था कि दो वेक्टर्स यदि वो फ्री वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा एक प्लेन में आएंगे। कैसे? मान लीजिए मैं एक दो पेन लेता हूँ, देखिए दो पेन है मेरे पास, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं। यदि एक वेक्टर का ओरिएंटेशन मैं ऐसा रखता हूं कि इस बोर्ड के पैरेलल और दूसरे का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा रखता हूं एक तिरछे एंगल में, ठीक है, तो देखने से लगता है कि ये दोनों एक प्लेन में लाई नहीं करते। मगर सिंस यदि ये फ्री वेक्टर्स हैं और मैं इनको फ्रीली मूव कर सकता हूं इन्हीं के पैरेलल, तो देखिए मैं ऐसे इस तरीके से सेट कर सकता हूं कि दोनों एक प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्री वेक्टर्स हमेशा कोप्लानर होंगे, दो फ्री वेक्टर्स। ठीक है, मगर यदि लाइन की बात की जाए, ठीक है, तो लाइन क्या होती है? लाइन एक फिक्स पॉइंट से गुजरती है, जैसा कि दिया हुआ है ना कि कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों हम? ये देखो एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। जैसे लाइन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। ये एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये a1 पॉइंट से गुजरती है, यानी ऐसा पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर a1 वेक्टर है और b1 वेक्टर के पैरेलल है, यानी ये लाइन स्पेस में एक फिक्स्ड है। ठीक है, यदि दो लाइन फिक्स कर दी तो वो हो सकता है कि इस तरह की ओरिएंटेशन में हो कि एक प्लेन में लाई करें, लेकिन यदि तिरछी हैं, एक प्लेन में लाई नहीं करती हैं, तो वो नहीं करती हैं। आप उनको मूव करके एक प्लेन में लेके नहीं आ सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो इसी के अराउंड बेस्ड है कि आपको ये चेक करना है। ठीक है, मैथमेटिकली आपको ये चेक करके बताना पड़ेगा कि दो लाइंस दो गिवन लाइन या टू गिवन लाइंस आर कोप्लानर और नॉट। तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम दो इक्वेशन लिखते हैं लाइन की। देखिए मान लीजिए एक इक्वेशन यही हो गई, ठीक है, ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं। एक इक्वेशन और लिख लेते हैं बच्चों जिसमें पॉइंट को a1 की जगह a2 मान लेते हैं, लैम्डा की जगह इस पैरामीटर को म्यू मान लेते हैं और b1 की जगह b2 मान लेते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। ये दो लाइन की इक्वेशन बच्चों मैंने लिखी है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन में क्या है, जो फर्स्ट लाइन है ये पास होती है पॉइंट ए से जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है a1 वेक्टर है और ये b वेक्टर के b1 वेक्टर के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ठीक है जी, सिमिलरली ये लाइन पास होती है मान लीजिए पॉइंट बी से जिसका पोजीशन वेक्टर है a2 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर के पैरेलल है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल है कि नहीं? मान लीजिए मैं एक दो लाइन बना ही देता हूं क्विकली, देख लीजिए। मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, दूसरी ये लाइन है, ठीक है, दो लाइन हो गई। और सपोज कीजिए इन पे कोई तो भी पॉइंट है जो कि लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर। ओके चलिए, ठीक है, ये एक कनेक्टिंग लाइन बनाई है बच्चों मैंने, आपको दिखाता हूँ क्या है। मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है, लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? मान लीजिए कहीं तो भी ऑरिजिन है एक, ठीक है, यहाँ कहीं तो भी ये ऑरिजिन है। ठीक है, ये तीन एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ऑरिजिन से इस पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं, ये हो गया a1 वेक्टर और ये हो गया ये a2 वेक्टर हो गया। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं और ये दो ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रही है वो लाइन है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ने वाली एक लाइन सेगमेंट या पार्ट ऑफ अ लाइन बनाया। ठीक है, तो व्हाट यू कैन से कि यदि ये दोनों प्लेन ए और बी, सॉरी दोनों लाइन, ये लाइन जो है L1 और L2, ये दोनों लाइन यदि कोप्लानर हैं तो ये जो ए बी लाइन है ये इस प्लेन में लाई करेगी। ठीक है, और सिंस फर्स्ट लाइन जो है b1 वेक्टर के पैरेलल है और सेकेंड लाइन b2 वेक्टर के पैरेलल है, तो b1 क्रॉस b2 जो कि इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, है ना, उसके परपेंडिकुलर ये ए बी होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। यदि b1 क्रॉस b2 करोगे तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इट मींस b1 क्रॉस b2 इज अ वेक्टर which is perpendicular to both the lines L1 and L2. both the lines L1 and L2 के परपेंडिकुलर होगा b1 क्रॉस b2। देखिए b1 क्रॉस b2 will be perpendicular to L1 and L2 both। ठीक है,
अब सिंस b1 क्रॉस b2 L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा और यदि ये कोप्लानर हैं तो AB उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें ये L1 और L2 लाई करती हैं एंड AB विल बी परपेंडिकुलर टू b1 क्रॉस b2। यदि L1 और L2 कोप्लानर है तब की बात हो रही है, ठीक है। यानी मतलब कोप्लानरिटी कंडीशन क्या निकल के आ गई कि AB का डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 विल बी 0, क्योंकि AB प्लेन में लाई करेगा जिसमें L1 L2 है और b1 क्रॉस b2 इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ठीक है। सो आई कैन से इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन AB वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ओके, दिस वैल्यू विल बिकम 0। कब होगा? इफ L1 एंड L2 आर कोप्लानर, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बच्चों। घूम फिर के वही हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो ही आइटम है जिनका हम यूज करके सारे कंडीशंस को निकालते हैं, ठीक है जी। तो आपने इतना चीज समझ लिया, तो अगला स्टेप क्या है बच्चों? ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है जी। A2 माइनस A1 वेक्टर विल बी ए बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। if this value is equal to 0 then we can say, यदि ये वैल्यू 0 आ गई तो हम कह सकते हैं कि लाइन L1 एंड L2 यानी ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन बच्चों कैसी होगी? कोप्लानर हो जाएंगी यदि ये वैल्यू 0 आ रही है तो आपको एग्जाम के लिए क्या करना है? ये फॉर्मूला मिल गया आपको, स्टार मार्क कर देता हूं। चलिए अब इस फॉर्मूले को याद रखना है, साथ में लिख देना है कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी, ठीक है। और आपकी कॉपी में ये फॉर्मूला जाएगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये फॉर्मूला यूज करके आप इजीली ये वेरीफाई कर लोगे कि गिवन लाइंस आर कोप्लानर और नॉट, ठीक है। तो बेसिकली 12th CBSE में कॉन्सेप्ट यही है कि एक बार समझ लो कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है फॉर्मूले के पीछे, उसके बाद फॉर्मूले को याद कर लो। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी इसलिए बच्चों कि एग्जाम में यदि थोड़े से भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओ, इसलिए एक बार इसका डेरिवेशन या कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है वो समझाना जरूरी होता है। मैं बहुत शॉर्ट में कोशिश करता हूँ काफ़ी जल्दी से आपको समझा दूँ, ठीक है। तो वही डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। ए बी का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 से करोगे तो वो 0 आएगा यदि ये ए बी इस L1 L2 लाइन के प्लेन में लाई करता है, मगर यदि L1 L2 एक प्लेन में है ही नहीं तो ए बी उस प्लेन में लाई करेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्लेन में ही नहीं है एक में, राइट। तो b1 क्रॉस b2 के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा या b1 क्रॉस b2 जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन में ए बी लाई नहीं करेगा, इट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। तो कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि यदि ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो लाइंस कोप्लानर हो जाएंगी, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और इसी का कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल लेंगे बच्चों। एक बार आप ये देख लीजिए, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं हटा देता हूँ एक बार इसको, देखिए एक फ्रेम में और ऐड करता हूँ। अभी कंडीशन निकल के आ रही है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0 फॉर लाइंस पैरेलल टू B1 एंड B2 वेक्टर टू बी कोप्लानर। अब इसमें यदि मान लीजिए A1 वेक्टर को आप मान लेते हैं x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। सिमिलरली A2 वेक्टर को आप मान लेते हैं x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप, ठीक है जी। और B1 वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों? B1 वेक्टर को मान लेते हैं लेट्स से A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और B2 वेक्टर बन गया A2 i कैप, B2 j कैप एंड C2 k कैप। तो A1 A2 और B1 B2 को वैल्यूज में लिख लिया मैंने, और इस गिवन फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले के अंदर मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा। बेसिकली ये बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें A2 माइनस A1 एक वेक्टर हो गया और B1 दूसरा और B2 तीसरा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों निकल आएगा, दिस वैल्यू विल बिकम बाय यूजिंग
दीज रिजल्ट्स, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को, यदि A1 को ये मान लूं इस तरीके से, यदि इन वैल्यूज को मैं यूज करूं इस फॉर्मूले में और एक्सपेंड करूं, तो रिजल्ट बच्चों क्या मिलेगा मुझे मिलेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 डिटर्मिनेंट, ये बच्चों मिलेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 this is equal to 0 for the lines parallel to A1 B1 C1 and A2 B2 C2 to be coplanar। तो ये कंडीशन बच्चों बनेगी कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, और ये कंडीशन बच्चों थी वेक्टर फॉर्म में। तो आपको ये भी याद होना चाहिए और इसके करस्पॉन्डिंग ये बेसिकली ये तो एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही है। तो इससे यहाँ तक आने में आपको क्या दिक्कत होगी नहीं, आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये आपको याद रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों अब इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे क्विकली। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, टेस्ट करना है कि दो लाइन कोप्लानर है कि नहीं है। आपको दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है। ये कैसी इक्वेशन है बच्चों, ये कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है ना। आपको वेक्टर इक्वेशन भी मिल सकती है, कार्टेशियन भी मिल सकती है, ठीक है। और हम लोग क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि यदि वेक्टर इक्वेशन दी हो तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में, और या कार्टेशियन दी हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए आपको ये दो लाइंस दी हुई हैं, इसमें जिन पॉइंट से लाइन गुजर रही है, तो पहली लाइन यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ पहले बच्चों, रुकिए। देखिए बच्चों इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ सो दैट कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। देखिए तो पहली लाइन जो गुजर रही है वो किस पॉइंट से गुजर रही है, देखो ध्यान से, -3 1 and 5, -3 1 and 5 इज योर ए पॉइंट ना। जो अभी हमने जो सॉल्यूशन इसका डेरिवेशन देखा है उसमें पॉइंट ए हो गया -3 1 and 5। सिमिलरली पॉइंट बी क्या हो जाएगा बच्चों, -1 2 and 5, -1 2 and 5 इज पॉइंट बी, ठीक है जी। सिमिलरली B1 वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, B1 वेक्टर क्या होता है, पहली वाली लाइन के पैरेलल वेक्टर, या जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, ठीक है। तो ये -3 1 5, तो ये वेक्टर बन गया बच्चों -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना बच्चों आपको आनी चाहिए। सिमिलरली B2 वेक्टर क्या हो गया, -1 2 5 के हिसाब से B2 वेक्टर बन गया बच्चों -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है बच्चों। ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर आपको डिटरमिनेंट फॉर्मूला याद है ना, क्या होता था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है जी। और यहाँ क्या होता था, a1 b1 c1 a2 b2 c2। if this is equal to 0 then these given lines are coplanar, ठीक है जी। तो x2 x1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ये 1 पॉइंट है, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 हो गया। तो देखिए -1 माइनस ऑफ -3 लिख देंगे थोड़ा सा ना, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पॉइंट a एंड b एंड वेक्टर्स b1 एंड b2, इस तरह से लिख देंगे थोड़ा सा। तो डिटरमिनेंट बन जाएगा बच्चों x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस ऑफ -3 यानी कि हो गया 2, ठीक है। 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 5 0 आ गया, ठीक है जी। अब ये a1 b1 c1 यानी b1 वेक्टर के i और j और k के कोएफिशिएंट्स -3 1 एंड 5, तो -3 1 एंड 5, यहाँ हो गया -1 2 एंड 5, -1 2 एंड 5, ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया। अभी आपको डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हैं आप, एक रो में से दूसरी रो को माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सेकेंड रो उठाकर थर्ड रो में से माइनस कर दी, तो डिटर्मिनेंट बन गया बच्चों 2 1 0 -3 1 5, और ये वैल्यू आ गई 2 बिकॉज -1 माइनस ऑफ -3, तो +3 -1 2, ठीक है। ये हो गया 1 और ये हो गया 0, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए 2 1 0 और ये भी 2 1 0। किसी भी डिटर्मिनेंट में जब दो रो या दो कॉलम एग्जैक्टली सेम आ जाए या प्रोपोर्शनल आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। हैंस दिस इज इक्वल टू 0 एंड हैंस प्रूव्ड कि दीज लाइंस आर कोप्लानर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप एग्जाम में प्रूव कर सकते हो। थोड़ा सा आप लैंग्वेज का ध्यान रखना, आपको हर चीज़ लिख कर आनी है,
यहाँ मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि मैं क्या स्टेप कर रहा हूँ, आपको समझाता जा रहा हूँ। एग्जाम में आपको यही चीज़ लिख कर आनी है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं, एक हिंट देके कि सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन लाइन इज प्रोपोर्शनल, फर्स्ट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू दिस वेक्टर, ठीक है। फिर सेकंड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू दिस वेक्टर, फर्स्ट लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, सेकंड लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, लेट पॉइंट बी वी, लेट द सेकंड लाइन पासेस थ्रू पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स उसके हो गए -1 to 5। इतना लिख देंगे आप तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने लाइंस की कार्टेशियन इक्वेशन देख के ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली। फिर आप लिखेंगे फॉर टू लाइन्स टू बी कोप्लानर, दिस फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। फिर लिख देंगे यहाँ x1 इज -3, y1 इज 1, z1 इज 5। फिर लिखेंगे x2 इज -1, y2 इज 2, z2 इज 5, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि b1 वेक्टर की वैल्यू दी हुई है तो a1 b1 c1 की वैल्यूज लिख देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। यदि क्वेश्चन छोटा आ गया, 1 या 2 मार्क्स का आ गया, तो आपको इतनी ज़्यादा रामकथा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़े में आ गया तो आपको थोड़ा ज़्यादा लिखने की जरूरत है। ये आप खुद एडजस्ट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो कुल मिला के आपको याद रहना चाहिए एग्जाम में कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे बेस्ड है और किस फॉर्मूले, यदि कोप्लानरिटी का फॉर्मूला याद नहीं आया उस टाइम पे और आप कुछ का कुछ कर बैठे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन आपको है कि फॉर्मूले रजिस्टर के अंदर सारे फॉर्मूलेस लिखो, पूरी 3D के फॉर्मूले एक जगह लिख लो, 2-3 पेज में आ जाएंगे, और उनको कोशिश करो कि रेगुलरली रिवीजन करके आप पूरी 3D तैयार रखो। सिमिलरली आपके बाकी जो टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के फॉर्मूले आप तैयार रखो, ठीक है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन बेटा बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बिलीव मी। चलिए बच्चों, थैंक यू।